ठीक है जी, हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमें जॉइन कर लेंगे, फिर हम अपने इसको लेक्चर को आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, ये वीडियो आप लोगों की ऑन हो जाती है। इसको ज़रा कोशिश किया करें बेटे, शुरू से अनलॉक करें। आपकी वो सेटिंग भी होती है, ठीक है? आप उसको भी यूज़ करके उसको बंद कर सकते हैं, वन टाइम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। तो हम हनी पॉट्स की बात कर रहे थे और हनी पॉट को मैंने बताया कि जी एक बड़ा अट्रैक्शन दी जाती है आपके जो होते हैं हैकर्स होते हैं या इंट्रूडर्स होते हैं, ताकि वो इसमें इंगेज हो जाएँ। और इंगेज होने का मकसद क्या होता है कि हम क्या कर सकें, उन इंट्रूडर के जो अटैक्स हैं उनको उनके अगेंस्ट डिफेंस हम अपना ला सकें। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम इन केस अगर हमारे पास क्या है कोई हमारे पास मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ से, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो हमारी वो मेन भी मकसद होता है कि हम वो भी अचीव कर लें। यहाँ पर देख लेते हैं जी। हनी पॉट्स आर डिज़ाइंड टू डाइवर्ट एन अटैक फ्रॉम एक्सेसिंग द क्रिटिकल सिस्टम। वो अट्रैक्शन जो होती है जानबूझ के इस तरह बनाई जाती है कि आपके जो सेंसिटिव या क्रिटिकल सिस्टम होते हैं उन्हें बचाया जा सके। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैकर्स एक्टिविटी, ठीक हो गया। encourage the hacker to stay on the system long enough for the administrator to respond। क्योंकि देखें जी, ये चीज़ एनालाइज करना कि इंट्रूजन हो गई है और फिर उस पे रिस्पॉन्स देना, इट टेक्स सर्टेन टाइम, ठीक है? क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दैट इज़ टू ही और शी इज़ टोटली अनअवेयर कि जी ये इस किस्म का अटैक होने वाला है, तो वो इंगेज करता है। और इन दिस कॉन्सेप्ट, वही जो मैंने आपको हनी पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था, ये वही है। द सिस्टम्स आर फिल्ड विद फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन डिजाइन टू अपीयर। अच्छा जी, सॉरी, थोड़ी सी डिस्कनेक्शन आया था। हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, हैंड रेस करके बेटे बता दें ज़रा। बेटे मेरी आवाज़ ठीक हो गई जी? ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, पता चल गया जी। तो ये ज़ूम कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके पास हनी पॉट्स होते हैं, ये डिज़ाइन ही इस पर्पज़ के लिए होते हैं कि वो अट्रैक्ट करें और आपके जो आपका इंट्रूडर है उसको एंगेज करें, ताकि उनकी आइडेंटिटी वगैरह और डिफेंसिव मेजर्स हम ले सकें। हनी हनी पॉट इज़ अ रिसोर्स दैट हैज़ नो प्रोडक्शन वैल्यू, ठीक है? देयर इज़ नो लेजिटिमेट रीज़न फॉर एनीवन आउटसाइड द नेटवर्क टू इंटरैक्ट विद द हनी पॉट। Thus, any attempt to communicate with the system is most likely a prop, scan, or attack. ठीक है। कन्वर्सली, इफ हनी पॉट इनिशिएट्स आउटबाउंड कम्युनिकेशन, द सिस्टम हैज प्रोबेबली बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, होता यह है कि जी हनी पॉट के साथ जो शख्स इंटरेक्शन शुरू कर देता है, इट इज़ अ क्लियर एविडेंस कि आपके सिस्टम पर अटैक लॉन्च हो गया है। क्योंकि हनी पॉट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, सिर्फ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बयान की गई होती है फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर वो अटैक वहाँ, अगर उधर कम्युनिकेशन हनी पॉट के साथ स्टार्ट हो गई है, दिस मीन्स कि इंट्रूजन स्टार्ट हो गई है और आपका अलार्म जनरेट हो जाता है और फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो डिफेंसिव मेजर्स लेने लगते हैं। लेकिन अगर हनी पॉट से आउटवर्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, यानी हनी पॉट से बाहर की तरफ कम्युनिकेशन हो रही है, आपके नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेशन जा रही है, दिस मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। क्योंकि हनी पॉट को से बाहर से कम्युनिकेशन जाने का मतलब है कि अब अंदर से कोई बैठकर कम्युनिकेशन कर रहा है और हम लोग तो नहीं कर रहे, डेफिनेटली ये कोई इंट्रूडर ही होगा जो कर रहा है। ठीक है। हमारे पास दो किस्म की इंटरेक्शन होती है। एक लो इंटरेक्शन हनी पॉट होता है, कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस that emulates a particular IT service or a system well enough to provide realistic initial interaction, but does not execute a full version of those services and systems। थोड़े से सिस्टम्स होते हैं, छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें बताया जाता है जी इन्फॉर्मेशन बड़ी अट्रैक्टिव आपके पास पड़ी हुई है, आपका सिस्टम तो पूरा एक्सपोज हुआ हुआ है, इस किस्म की। हाई इंटरेक्शन हनी पॉट इज अ रियल सिस्टम विद फुल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड एप्लीकेशन विच आर इंस्ट्रूमेंटेड एंड डिप्लॉय वेयर दे कैन बी एक्सेस बाय अटैकर्स। ठीक हो गया जी, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट है, ये हमारे पास फायरवॉल है, ये हमारे इंटरनल सिस्टम है। ठीक हो गया। अब देखिए, एक तो हनी पॉट नंबर 1 यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर एंगेज होने लगा, दिस मीन्स कि जी वो जो था ना बड़ा नॉर्मल लेवल का इंट्रूडर था और उसने फायरवॉल से पहले ही इंट्रूजन पे कर ली। तो आपका पूरा सिस्टम यहाँ पर क्या हो गया,
अवेयर हो गया कि जी हो रहा है। लेकिन आपके पास ये, अगर आप हनी पॉट नंबर 2 और हनी पॉट नंबर 3 को देखें, तो अगर यहाँ पर सिस्टम अटैक कर रहा है, दिस मीन्स के वो फायरवॉल को स्पूफ करके अब अंदर आ गया, तो यहाँ पर अटैक की जो नौयत है वो भी थोड़ी ज़्यादा है। और अगर हनी पॉट कम्युनिकेट करने लगे ओवर द इंटरनेट, यानी यहाँ से रिस्पॉन्स बाहर की तरफ जाने लगे, दिस मीन्स कि आपके तमाम सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, या मल्टीपल सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ होने का ये मतलब है कि हैकर ने उन पे एक्सेस ले लिया है, ठीक है? और वो जो रिसोर्सेज़ हैं वो अब आपके कंट्रोल में नहीं रहे। ठीक हो गया जी? तो यहाँ पर है, द इनिशियल एफर्ट इन्वॉल्व द सिंगल हनी पॉट कंप्यूटर विद आईपी एड्रेस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट हैकर। ये फर्स्ट वाला, ठीक है, कि आईपी एड्रेस ही ऐसा दिया जाए कि अट्रैक्ट करे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसमें अटैक हो सकता है। ठीक है, मोर रिसेंट रिसर्च हैज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंटायर हनी पॉट नेटवर्क, जैसे ये आपके पास बनाया गया है, दैट एमुलेट्स एन एंटरप्राइज possibly with actual or simulated traffic and data. Once the hacker are within the network, the administrator can observe their behavior in detail and figure out the defenses. जो हम पहले से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास जो इस पे फेक ट्रैफिक भी जनरेट की जाती है ओवर द हनी पॉट्स, ताकि आपके हैकर को जब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे तो ये एहसास हो कि जी ये जो है ये तो एक्चुअल ही एक क्या है, एक एक्चुअल ट्रैफिक यहाँ पर जा रही है और इसको हमें हैक करना चाहिए, ये जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र ऑथेंटिकेशन होती क्या है? यूज़र ऑथेंटिकेशन बेसिकली हमारे पास ये होती है कि हम यूज़र को कैसे ऑथेंटिकेट करें कि हमारे पास वो रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकें। यानी अब देखें, आपको याद होगा हमने सीआईए का प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कि डेटा सिर्फ़ आप ही का हो, जो लीगल यूज़र है उसी को देखें। इंटीग्रिटी, डेटा में चेंज नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी, ऑथराइज़्ड पर्सन डेटा को एक्सेस कर सकें। तो अवेलेबिलिटी में हमारे पास ऑथेंटिकेशन जो आ जाती है, उसका वन ऑफ द मैकेनिज़्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, कि हम उस शख्स को या उस सिस्टम को ऑथेंटिकेट कर सकें कि ये वाक़ई ही वही शख्स हैं जिन्हें हमने राइट्स एंड सर्विसेज़ दी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स हैं। एक हमारे पास होता है आइडेंटिफिकेशन स्टेप होता है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास यूज़र अपना अ, सॉरी अपनी आइडेंटिफ़ायर पेश करता है, ताकि वो अपने आप को बात बता सके कि जी मैं कौन हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना लॉगिन एंड पासवर्ड देंगे, आप अपना स्मार्ट कार्ड इंसर्ट करेंगे, आप अपना पिन नंबर इंसर्ट करेंगे, आप अपने सिस्टम पे आपके पास एक मैसेज आएगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे एसएमएस के थ्रू। तो ये आपके पास क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। वेरिफिकेशन स्टेप वो स्टेप होता है जहाँ पर आप क्या करते हैं, आपका सिस्टम यानी ऑर्गेनाइज़ेशन का सिस्टम ये वेरीफ़ाई करता है कि ये वाक़ई वही शख्स है या नहीं है, और वेरीफ़ाई करने के बाद फिर रिसोर्सेज़, सिस्टम के रिसोर्सेज़ को एक्सेस दी जाती है। ठीक हो गया जी? तो ये आपके पास आ गया। हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें वो आईडी कार्ड दे रहा है और वो वेरिफ़िकेशन स्टेप के पास जा रहा है और फिर उसको ऑथराइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल है, जो एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास सब्सक्राइबर है, ठीक है? जो अपने आप को एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को जब अपना ईमेल एड्रेस बना रहे हैं या अपना यूज़र अकाउंट बना रहे हैं ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, तो अपनी एक शख्स होगा, एक सिस्टम होगा जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक हो गया? आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन देंगे, ये टू वे होता है। इंटरेक्शन होती रहेगी, इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वक़्त ये इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है, जहाँ पर आपके पास तमाम या आपके पास लॉगिन, पासवर्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आप जो सेम इन्फॉर्मेशन है वो आप इधर भी क्रेडेंशियल सर्विस के साथ भी करेंगे, और इन रिटर्न वो आपके पास रजिस्ट्रेशन इशू होगी। आपके पास एक लॉगिन आएगा या आपको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा या आपको एक पिन नंबर दिया जाएगा जो सिर्फ़ आपको ही पता होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जब सब्सक्राइबर क्या करेगा, कोई सर्विस हासिल करने लगेगा और सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो होगा ये कि वो ऑथेंटिकेशन अपना सेशन जनरेट करेगा, यहाँ पर अपना लॉगिन एंड पासवर्ड रिले पार्टी को देगा, रिलाइंग पार्टी को देगा। रिलाइंग पार्टी यानी जिस पे ट्रस्टेड पार्टी है। अच्छा, वो वेरीफाई करेगी, ऑथेंटिकेटेड सेशन करेगी। अच्छा, वो टोकन जो यहाँ पर सब्सक्राइबर ने वेरीफायर के पास सबमिट कराया होगा, जैसे पिन नंबर है, जैसे आप बैंकिंग ऐप में लॉगिन होते हैं तो आपके पास एक एसएमएस आ जाता है, जी ये वाला पिन नंबर आप अपने ब्राउज़र में डालें, या ये वाला पिन नंबर आप अपनी एप्लीकेशन में डालें। तो वो वेरीफायर ने ये भेजा होता है, और वो जब आप इनपुट करते हैं तो वो क्रेडेंशियल सर्विस से ये चीज़ वेरीफाई भी की जाती है कि जो ये टोकन या ये जो चीज़ पेश की जा रही है,
क्या ये ऑथराइज्ड है या नहीं। जस्ट लाइक आप अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो उसमें भी ये वेरीफाई किया जाता है। फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको एक एसएमएस भी दिया जाता है कि यार इतनी ट्रांजैक्शन हो गई है, आप ही थे, अगर आप नहीं थे तो उस पर रिस्पॉन्ड करें। ठीक हो गया जी। तो ये वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है? हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑथेंटिकेशन है। समथिंग द इंडिविजुअल नोज़, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल को पता हो, जैसे पिन हो गया, आपके पास कोई प्री अरेंज्ड क्वेश्चंस होते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन के वक़्त होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है। समथिंग द इंडिविजुअल प्रोसेस, एग्ज़ाम्पल इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक हो गया। समथिंग द इंडिविजुअल इज़, ठीक है? हम बायोमेट्रिक जो है, ठीक है? स्टैटिक बायोमेट्रिक, आपके पास रेटिना स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग, जैसे आपने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोन्स में फेशियल रिकॉग्निशन भी देखी है। अच्छा, समथिंग द इंडिविजुअल डज़, डायनामिक बायोमेट्रिक, इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ वॉइस पैटर्न, हैंड रिटन सिग्नेचर, ये भी आपके पास है, कोई राइम, कोई रिदम बोलना। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नीक्स हैं जिनके ज़रिए आप कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है? पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। ये वाला ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म आप लोग खुद भी काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। इसमें ये होता है कि द आईडी डिटरमिन्स वेदर द यूज़र ऑथराइज्ड गेन एक्सेस टू अ सिस्टम। ठीक हो गया जी, आईडी प्रोवाइड की जाती है, फिर आपके पास सुपर यूज़र की अपनी आईडी होती है, उसका अपना पासवर्ड होता है, उसके अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपने पूरी करनी होती हैं। द आईडी इज़ यूज्ड दैट इज़ रेफर्ड एज़ अ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। आपने कुछ आईडीज़ जो होती हैं, उनको ख़ास कंट्रोल दिया होता है। जैसे आपको याद होगा जब आप सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, उसमें रूट को आपको तमाम एक्सेस थे। फिर आपके पास डीएचसीपी यूज़र्स थे, उनके तमाम जो लॉगिन्स थे अलहदा थे। फिर आपके पास बैकअप सर्वर्स, बैकअप जो डेटा बैकअप लेते हैं, उनकी अपनी आईडीज़ थे। तो आपने सेट ऑफ आईडीज़ को भी ख़ास किस्म की सर्विसेज़ दी होती हैं। जब वो आप ऑटोमैटिकली आप उस सिस्टम पे लॉग इन हो जाते हैं, तो वो आपके ऑटोमैटिकली वो आपको राइट्स एंड परमिशन मिल जाती हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, वर्नेबिलिटी ऑफ द पासवर्ड्स। अच्छा, पासवर्ड्स जो होते हैं वो वर्नेबल होते हैं। अच्छा, आपके पास एक किस्म का अटैक हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑफलाइन डिक्शनरी अटैक। ऑफलाइन डिक्शनरी अटैक में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्पेसिफिकली विंडोज़ की अगर बात करें, तो आपके जितने भी यूज़र्स होते हैं, तो विंडोज़ एक डायरेक्टरी बनाती जाती है और उसमें लॉगिन एंड पासवर्ड जो होते हैं, जैसे फरहान है, उसका पासवर्ड क्या है, असलम है, अली हैं, उनकी या आयशा है, उनका क्या लॉगिन है, पासवर्ड है, वो सेव करती जाती है। अच्छा, अब वो क्या होता है, समहाउ अगर मैंने एक शख्स हैं जी, उसका नाम है अल्तमश, उन्हें दिया सिस्टम यूज़ करने का। अब उन्हें पता है कि विंडोज़ में एक डायरेक्टरी ऐसी होती है जो मैनेज करती है, तो वो उस डायरेक्टरी को कॉपी कर लेंगे, लेटर ऑन उस डायरेक्टरी को एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर देखेंगे कि जी उसमें है क्या। ठीक है? फिर स्पेसिफिक अकाउंट हैक्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक अकाउंट हैक्स में ये होते हैं कि जी अटैक्स में ये होते हैं कि आपके पास कुछ ख़ास किस्म के अकाउंट्स होते हैं जिनके पासवर्ड बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है? जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, उन पे अगर अटैक लॉन्च किया जाए या आपके पास रूट हो, उस पे अटैक किया लॉन्च किया जाए, तो वो स्पेसिफिक अकाउंट अटैक होते हैं। फिर पॉपुलर पासवर्ड अटैक्स होते हैं, जैसे मोस्टली अपने जो भी यूज़र्स होते हैं वो अपना पासवर्ड रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC@123। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रखा होगा, किसी ने अपनी गाड़ी का नंबर रखा होगा, किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी होगी। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, दीज़ आर कॉल्ड पॉपुलर पासवर्ड अटैक्स। तो ये आपके पास वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो आपके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास पासवर्ड गेसिंग अगेंस्ट अ सिंगल यूज़र। कोई शख्स है, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है, या कोई शख्स है, उसका फ़ेवरेट एक्टर है जी शाहरुख खान, तो उसने शाहरुख खान ही लिखा हुआ है, फ़ेवरेट एक्ट्रेस का नाम रखा हुआ है। स्टेशन हाईजैकिंग, जैसे मैंने कहा कि जी मेरा सिस्टम ही उठा के ले गया और उसमें से फ़ाइल चोरी कर दी है। अच्छा, यूज़र से एक्सप्लॉइट किया जाता है, कि कहा जाता है कि जी आपको एक ईमेल आती है कि जी आपका जो आपका फ़ेसबुक है ना, वो हम फ़ेसबुक की तरफ से बात कर रहे हैं, आपकी ना रिसेंटली बड़ी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, तो अपना पासवर्ड चेंज करें। आप उस पे चले जाते हैं, वहाँ पर आपका वो फ़ेसबुक नहीं होता, बल्कि एक हैकर की वेबसाइट होती है जो बिल्कुल फ़ेसबुक की तरह लगती होती है। ठीक है? मल्टीपल पासवर्ड यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, देयर आर सो मेनी थिंग। अच्छा, यहाँ पर एक तरीका किया जाता है, और ये तरीका जो है बताया गया है। हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सॉल्ट का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देखें। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जी हमारे पास होता है ये कि हमारे पास एक ख़ास किस्म की डायरेक्टरी होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या नेटवर्क में, जिसमें लॉगिन एंड पासवर्ड होते हैं। अब किया ये जाता है कि इवन डेटाबेसेस में भी आप अपना जो लॉगिन वगैरह रखते हैं ओपन ही रखते हैं, तो कोई डेटाबेस का वो टेबल देख ले तो पता चल जाता है जी कौन-कौन है। सिमिलरली कोई अपने आपका एक आपकी एक क्या है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें आप सेल एंड परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डेटाबेस आपने क्रेडिट कार्ड्स का रखा है, वो ओपन है। तो उसमें बड़ा देख के कोई भी डेटा टेबल को देख के बता सकते हैं कि जी इसका लॉगिन पासवर्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, पिन नंबर क्या है, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है
कि हम जो होते हैं हम हैश बना देते हैं। हैश आपको पता है क्या होता है? हम डेटा प्रोवाइड करते हैं लॉगिन एंड पासवर्ड का, और हम ओपन फॉर्म में क्या है डेटा को नहीं सेव करते अपने डेटा टेबल्स में या डायरेक्टरीज़ में। तो जब हम उसका हैश ले लेते हैं, हैश जो होता है वन वे होता है, यानी हम डेटा से हैश बना सकते हैं लेकिन हैश से हम डेटा नहीं बना सकते। तो हमारा जो लॉगिन होगा जब उसका हैश होगा तो वो वहाँ पर आ जाएगा, और पासवर्ड जो होगा वो होगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास किसी में मेरा पासवर्ड चोरी हो गया तो हैश का भी कोई फ़ायदा नहीं है। किसी तरह सोशल इंजीनियरिंग की वजह से किसी ने मेरा पासवर्ड गेस कर लिया, तो मेरे पास तो उसका हैश मेरे पास पासवर्ड होगा और वही पासवर्ड यूज़ करेगा, उसका हैश भी वही जनरेट होगा, तो वो तो फिर हमारा मकसद सॉल्व नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्टिंग करते हैं। सॉल्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम पासवर्ड में, जो हमारे पास कोई भी पासवर्ड होता है या इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें हम एक यूनिक किस्म की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जो सिर्फ़ हमें पता होती है, ठीक है? ये हमारे सिस्टम को पता होती है, हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता होती है, ठीक है? और वो शायद हमें भी नहीं पता होती। ठीक हो गया? तो जब अब मैं अपना डायरेक्टरी में अपना पासवर्ड सेव करूँगा, तो मैं सॉल्ट के साथ और उस पासवर्ड को मिला के उसका हैश करके सेव करूँगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे। अगर मेरा वो डायरेक्टरी कोई देखता भी है, पहले तो उसे समझ नहीं आएगी। अगर समहाउ किसी ने मेरा पासवर्ड देख भी लिया है, तो उसको भी फिर हमारे पास मसला नहीं होगा कि डायरेक्टरी से गेस कर सके, क्योंकि इसमें सॉल्ट एडेड है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास न्यू पासवर्ड को इस तरह किया जाता है। अब जब वेरिफ़िकेशन की बात आती है तो यूज़र आईडी अपना देता है, ठीक है? यहाँ से अब सॉल्ट जो होते हैं यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी तरफ से आपका क्या आ जाता है, पासवर्ड जो यूज़र इनपुट करता है। ठीक है? जो यहाँ पर हैश कोडेड जिसमें सॉल्ट और पासवर्ड दोनों होता है, उसको लिया जाता है, और यहाँ से सॉल्ट और पासवर्ड को मिला के उसका हैश फंक्शन फंक्शन लिया जाता है, और वो कंपेयर किया जाता है। तो यूनिक्स में, यानी लिनक्स बेस्ड सिस्टम में यही कॉन्सेप्ट है, और फॉर दैट रीज़न हम कहते हैं कि हमारे पास वो सिस्टम ज़्यादा सिक्योर है। विंडोज़ में जी पहले तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि विंडोज़ 10 में ये चीज़ अब इंट्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि हमारे पास विंडोज़ 8 तक बहुत ज़्यादा इसमें लूप होल्स थे सिक्योरिटी। अब विंडोज़ 10 के आने से ये तमाम लूप होल्स काफ़ी हद तक सिक्योरिटी लेवल पे कम हो गए हैं। लेकिन यूनिक्स बेस्ड सिस्टम ये सॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अरसे से यूज़ कर रहा था। अच्छा जी, हमारे पास टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। अच्छा जी, एम्बोस्ड कार्ड्स होते हैं, ठीक है? आपके पास एम्बोस्ड कार्ड्स होते हैं जिस पे आपके पास एक ख़ास किस्म का पैटर्न बना होता है। उसको आप पुराने किस्म के क्रेडिट कार्ड थे, अब तो ख़ैर मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है? आपके पास चिप वाले कार्ड आ गए हैं, ठीक है? जिसमें आपके पास ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे प्रीपेड कार्ड थे। अब आपके पास स्मार्ट कार्ड आ गए हैं। स्मार्ट कार्ड में आपने देखा आरएफआईडी भी लगी होती है, आपको इंसर्ट नहीं करने पड़ते, आप ऊपर ही से रख के कर सकते हैं। बायोमेट्रिक आईडी कार्ड आ, तो आपके पास ये तमाम टोकन्स हैं। टोकन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, बट यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फिज़िकल कार्ड दैट इज़ कॉल्ड टोकन कार्ड्स, ठीक है? सिक्योरिटी इशू फॉर यूज़र आइडेंटिफिकेशन, क्लाइंट अटैक्स हो गए, होस्ट अटैक हो गए, ईव्सड्रॉपिंग हो गई, ठीक है? इस पे अटैक्स, क्लाइंट अटैक्स ऐसे हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड से हो सकते हैं कि वाक़ई आप वो शख्स हैं या नहीं। आप टोकन दे सकते हैं, यूज़र कार्ड दे सकते हैं, बायोमेट्रिक दे सकते हैं। होस्ट अटैक्स में क्या हो सकते हैं, आपके सिस्टम को, ये क्लाइंट की बात की है, शख्स की बात। होस्ट अटैक क्या है, आपका सिस्टम किया रहेगा। इसमें भी आप पासवर्ड, टोकन और बायोमेट्रिक आपके पास आ जाती है। ईव्सड्रॉपिंग क्या होती है, आप लोगों का डेटा चोरी करने हैं। ज़रूरी नहीं है ये आपके पास क्या हो, आपके पास एक्चुअल डाटा हो या मेटा डाटा भी हो सकता है। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं कि जो शख्स आपके नेटवर्क में दाखिल हो रहा है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कि जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर लोग भी होते हैं, वो आपके डेटा को कैप्चर करते रहते हैं, ताकि आपके डेटा को एनालाइज़ किया जाए। तो उसमें आपके पास पासवर्ड आ जाता है, टोकन्स आ जाते हैं, बायोमेट्रिक आ जाते हैं कि जो शख्स आपके नेटवर्क में दाखिल हो रहा है, उसके पास ये होना चाहिए। रिप्ले अटैक्स में आपके पास आ जाते हैं कि रिप्लेस स्टोलन पासवर्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक किस्म का टैग बताऊँ, जब आप अपनी ये नहीं है अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ओवर द मोबाइल फ़ोन्स, तो बेसिकली यहाँ होता है कि आपके पास एक कुकी बन जाती है। कुकी आपके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, समहाउ अगर ओवर द नेटवर्क वो मैं आपके फ़ोन की कुकी को कैप्चर कर लूँ, और फिर मैं लेटर ऑन उस कुकी को मैं खुद फेसबुक के सर्वर पे भेजूँ, तो पता है कौन लॉगिन होगा? मैं लॉगिन नहीं होऊँगा, मैं आप बन के लॉगिन हो जाऊँगा। क्योंकि उस कुकी में आपका पासवर्ड है, और आपका क्या है, लॉगिन है। तो जब मैं अपनी एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे ऑन करता हूँ ना, तो वहाँ तो मुझसे कोई पासवर्ड नहीं माँगा जाता। लेकिन वो कैसे मैं लॉगिन हो जाता हूँ सिस्टम में, बिकॉज़ मेरी एक कुकी जाती होती है जिसमें मेरे पास लॉगिन पासवर्ड होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, लेकिन जिन-जिनको पता होगा वो नेटवर्क पे बैठे होंगे, वो लोगों की जो ये डेटा कैप्चर करते होंगे, फिर लेटर ऑन वो कुकी का डेटा उठाते होंगे, और कुकी को फिर भेजेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, या आप अनऑथराइज़्ड आपके अकाउंट में लॉगिन का हो जाएगा।
तो जी यहाँ पर भी देखें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं, रिप्लेस स्टोलन पासवर्ड रिस्पॉन्सेज, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स होते हैं, आपके पास सिस्टम्स में दाखिल हो जाते हैं और वो फिर लेटर ऑन मुख्तलिफ़ किस्म की इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, बहुत सारे जो आपके सिस्टम्स हैं ओवर द सर्वर अटैक लॉन्च करते हैं, जैसे लिखा है मल्टी फैक्टर्स विद टोकन्स। तो अब जिसका आ रहा है उसका टोकन जाता जाएगा, तो आपका सर्वर जो है वो ऑथेंटिकेट करता रहेगा, हाँ ये लीगल यूज़र है, ये लीगल यूज़र नहीं है, इसकी मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करना है, इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो वहाँ पर आपके पास फिर बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बचा जा सकता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। ये फर्स्ट लेक्चर काफ़ी लेंथी था। अच्छा जी, विदाउट एनी डिले वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? ताकि हमें अगर हमारे पास हम कंप्लीट कर सकें, तो हमारे पास अगर टाइम बचे तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ ना जाएँ। बेटे मीनवाइल जब तक मैं लेक्चर को लोड कर रहा हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बेटे यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं कंफ्यूज हूँ, सॉल्ट क्या चीज़ एग्जैक्टली? ठीक हो गया जी। सॉल्ट बेसिकली आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इसको आप इस तरह ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 सिंपल से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है ना आपका एक पासवर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़वी@123, ठीक है? ये आपका पासवर्ड है, आपका आईडी है। अब आपने ये तमाम अपनी लॉगिन एंड पासवर्ड किसी सर्वर पे तो पड़े होंगे ना? क्योंकि सर्वर ने तो वेरीफ़ाई करना है। आप जब भी लॉगिन होंगे सर्वर ने वेरीफ़ाई करना है। अब जो आपके पास वहाँ पर एक डायरेक्टरी है, अगर आप उस डायरेक्टरी को ओपन करके देखेंगे, तो आप या और आपके सर्वर पे जितने भी लोग होंगे उनका पासवर्ड तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो हम करते ये हैं, कोई हम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक रैंडम इन्फॉर्मेशन जनरेट करके बनाई होती है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं पता होता। वरना अगर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वो तो इन्फॉर्मेशन खोल के देख सकता है ना? कि जी उस डायरेक्टरी में रिज़वी का क्या पासवर्ड है, अदीना का क्या पासवर्ड है, असलम का क्या है, लाइबा का क्या है, हैदर का क्या है, वो तो देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक रैंडम इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उन पासवर्ड्स के साथ क्या कर दे, उसका हैश फंक्शन निकाले, तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं पता चलेगा और वो देखने भी चाहे तो वो नहीं देख सकेगा। लेकिन जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो हमारे लिए एक इशू बन जाता है, वो इशू ये बन जाता है कि मैं वेरीफाई कैसे करूँ? तो जब भी एक अब आप लॉगिन होंगे, आप अपना लॉगिन एंड पासवर्ड डालेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके लॉगिन एंड पासवर्ड को वेरीफाई करता होगा, तो वो वही इन्फॉर्मेशन जो सॉल्ट होगा आपकी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर देगा और फिर उससे हैश निकाल के वेरीफाई करेगा। सो एज़ अ रिज़ल्ट वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, जिसकी मदद से आपका जो पूरा वो टेबल है, वो बचाया जा सकता है। इवन अगर आपका डेटा वो टेबल चोरी भी हो जाए, तो वो उस टेबल से कोई चीज़ जनरेट नहीं कर सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट है सॉल्ट का। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको ठीक हो समझ गया। आया है। थैंक यू सर। अच्छा जी, हमारा ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल को देखेंगे। हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट एक पूरी डोमेन है, जिसमें हम ये एनालाइज़ करते हैं कि हमारे पास किस-किस किस्म के हमें ख़तरात हो सकते हैं, ठीक है? जैसे ही हमारे पास सर्विसेज़, हमारी तमाम चीज़ें जो हैं ओवर द सॉफ्टवेयर लेवल जाती जा रही हैं, हमारे पास तमाम चीज़ें आईटी बेस्ड होती जा रही हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जो है कीमती से कीमती होती जा रही है। तो वहाँ पर हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, वो एक रिस्क मैनेजमेंट करती है। रिस्क मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि हम रिस्क एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। रिस्क एनालिसिस में हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जी हमारे पास कौन-कौन से वो अभी स्टेप्स अभी आप देखेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो वल्नरेबल हैं या बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जिनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जिनको हमने वो करना है। फिर हम रिस्क एनालिसिस में ये करते हैं कि हमारे पास इन पर किस-किस किस्म के अटैक्स लॉन्च हो सकते हैं। कितने परसेंट चांसेज़ हैं कि ये अटैक्स इन पर लॉन्च हो सकते हैं या वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं। फिर हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, यानी हम उनको स्कोर देते हैं और फिर हम इनको फिर उसके मुताबिक हम पूरा का पूरा एक प्लान बनाते हैं जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है और फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनको एनालाइज़ करके उन पे वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। सो एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अब हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का ओवरव्यू आपको दे दिया। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको डिफाइन कर रहा है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे पास इन्वेंट्री एसेट्स क्या हैं, मेरे पास सर्वर्स कितने हैं, मेरे पास वर्क स्टेशन कितने हैं, मेरे पास बारकोड रीडर्स कितने हैं, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सामान हैं उसकी इन्वेंट्री हम बनाते हैं, ठीक है? फिर हम करते हैं कि जी उस इन्वेंट्री में जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आ गए हैं, उनकी हम प्रायोरिटी बनाते हैं।
उन्हें हम क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं जी, ये ग्रुप ए में हो गया, ग्रुप बी में हो गया। ग्रुप ए में सर्वर्स हैं जो हाई प्रायोरिटी के हैं, ग्रुप बी में हमारे पास सिस्टम्स हैं सेकंड, इस तरह की हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उसको देखते हैं कि जी सर्वर्स पे ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास डेटाबेस सर्वर है, ये हम सर्विसेज कर रहे हैं, तो इनमें किस किस्म के थ्रेट्स आ सकते हैं, तो ये हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या कर देते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। हम यहाँ पर वर्नेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जी हमारे पास कौन सा एसेट पे किस किस्म के थ्रेट्स अप्लाई हो सकते हैं। फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, हम उनको एक्सपोज करते हैं कि इन किस्म के हम आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि जी इतने परसेंट चांसेस हैं कि इस पर इस किस्म का अटैक हो सकता है और इस किस्म का अटैक नहीं हो सकता। ठीक है, फाइनली हम क्या करते हैं, हम रिस्क कंट्रोल की तरफ जाते हैं। जब हमारे पास तमाम एनालिसिस आ जाती है, हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जी हमारे पास ये रिस्क हैं, कौन कौन से जो एसेट्स हैं उन पर ज़्यादा रिस्क अटैक्स के चांसेस हैं, किस किस किस्म के अटैक्स होते हैं। फिर उनके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना डिफेंसेस बनाते हैं, हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जी ये इस किस्म का अटैक लॉन्च हो सकता है इस सिस्टम पर, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, हम सारे तमाम अपना प्लान बना लेते हैं, हम अपनी जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं, हम अपने ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है इसे 3-4 दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर इन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं कि जी ये कहीं हमसे मिस्टेक्स ना हो जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ होल रेंज ऑफ, ये पूरा एक डोमेन है। और जैसे आज मैं किसी को बता रहा था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इट्स अ कंप्लीट डिग्री। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूरी एक बिजनेस की डिग्री है। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट जो है, अगेन इट्स अ कंप्लीट डिग्री। इसमें मास्टर्स लेवल पर या BS लेवल ये पूरी डिग्री पढ़ाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि तमाम काम कैसे करना है। सो अगेन न्यू डोमेन, आपके लिए एक अच्छी डोमेन है, इसमें भी आप अपने आप को देख सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी करियर पाथ जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर हम इस पे अभी नहीं जा रहे हैं। अब हम ज़रा उन प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। अच्छा जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना ये आपको डायग्राम्स डिस्कस करूँगा। डायग्राम्स डिस्कस करने का मकसद ये है कि वो जो तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर मेंशन ही हुई होती है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास हम पहला जो स्टेप है हमारे पास प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। ठीक है, हम सबसे पहले एक प्लान करते हैं कि जी हमने जो आइडेंटिफिकेशन है यानी ये वाला स्टेप है हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कैटेगराइज सिस्टम कंपोनेंट्स करते हैं। ठीक है जी, हमने हमारे पास ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, हम पहले कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम इन्वेंट्री जो हमारे पास पूरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं उनको लेते हैं और फिर उन क्लासेस में डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन होती है फिर हम उन कैटेगरीज को प्रायोरिटाइज करते हैं कि यानी किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। फिर हम उसको प्रायोरिटाइज उसमें थ्रेट्स करते हैं कि जी इस क्लास में इस किस्म के थ्रेट्स आ सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं, और फिर हम उनमें वर्नेबिलिटीज़ यानी वीकनेसेस क्या हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आपके पास वन बाय वन एसेट आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री की बात की जा रही है। हम इसको वन बाय वन हम इसको अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये रेफरेंस दिया हुआ है टेबल, ये फिगर है। अच्छा बेटे, अगर हमारी ना हमारी ये मीटिंग एंड भी हो जाए तो हम इसको पूरा का पूरा 3 o'clock तक ले जाएंगे ताकि हमारा ये मैक्सिमम काम यहाँ पर हो जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर द आइटरेटिव प्रोसेस बिगिंस। आइटरेटिव क्यों है, क्योंकि हमें बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि हम जी एक स्टेप आगे तो वापस नहीं जा सकेंगे, हम मुख्तलिफ स्टेप से भी वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, include all the elements of the organization system such as people, procedures, data information, software, hardware and networking elements. It is not only the hardware things which we are considering और which we are analyzing. इसमें लोग आ जाएंगे, इसमें प्रोसेसेस आ जाएंगे, वो क्या क्या काम करते हैं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, किस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, हार्डवेयर क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस कैसी हैं, उनको भी हम देखेंगे और हम इनको क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारे पास ये टेबल 4.1 है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, सबसे पहले पीपल आ गया, फिर प्रोसीजर्स आ गया, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास ये SDLC का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके मुताबिक हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, अदर स्टाफ, पीपल आर एट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंजर्स। प्रोसीजर्स IT बेस्ड जो आप प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटा इंफॉर्मेशन है,
ट्रांसमिशन है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज, इस पे ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सॉफ्टवेयर की कैटेगराइज़ किया हुआ है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, कोई सिक्योरिटी कंपोनेंट हो सकता है। हार्डवेयर में आपके पास फिर 2 आपने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, एक आपके पास पेरिफेरल्स हैं और एक नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पास आ गए। ठीक हो गया जी? तो एसेट आइडेंटिफिकेशन में हम ये करते हैं कि जी हमने ये कर दिया, फिर हम जो अपने हार्डवेयर की अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है? पीपल है, प्रोसीजर और डेटा आ गया, ठीक है? एसेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक हो गया? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एसेट्स को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम, मॉडल नंबर, आईपी एड्रेस, सॉफ्टवेयर वर्जन, फिजिकल लोकेशन, लॉजिकल लोकेशंस, ये तमाम चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट में मेंशन करते हैं। मैन्युफैक्चरर का क्या नाम है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंटरी टूल होता है। ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंटरी टूल ये होता है कि एक तो काम ये है कि जी हम खुद कॉपी और पेन लेके फिरें और हर ऑफिस में जाके देखें जी इसमें हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स हैं, लिखते जाएं। लेकिन ये काम हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। ये काम हम ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, जो हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, हमारे तमाम चीज़ें होती हैं, ये तो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में मौजूद होते हैं, तो वहीं से हम इन्वेंट्री से उठा लें और फिर उसमें हम वर्किंग स्टार्ट कर लें। तो दिस थिंग इज कॉल्ड ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री टूल। फिर डेटा, जी बेटे कोई क्वेश्चन? डेटा क्लासिफिकेशन होती है। देखिए डेटा आपके पास 3 किस्म का होता है, ठीक है? आपके पास एक जो डेटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, दैट इज़ हाइली सीक्रेटिव डेटा, जो आप चाहते हैं कि जी किसी के साथ शेयर ना करें। फिर आपके पास एक इंटरनल डेटा होता है जो आपके पास कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, लेकिन वो आप अपनी डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको ऑर्गेनाइज़ेशन में ऑर्डर प्लेस किया है, किसी की सैलरी है, ऑल्दो ये भी कॉन्फिडेंशियल है। आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, आपके पास कितने यूनिट्स आए हैं, कितने यूनिट्स रह गए हैं, ये आपके पास इंटरनल डेटा है। एक्सटर्नल डेटा में आपके पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये भी आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं और फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा होता है इन कैटेगरीज में आप मेंशन करते हैं। तो आप मैनेजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा डेटा होता है उसको आप देखें। मैनेजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इंक्लूड्स इट्स स्टोरेज, ठीक है, कहाँ पर रखा जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या वो एक जगह से दूसरी तरफ जा सकता है, एंड उसकी डिस्ट्रक्शन, यानी इन केस समटाइम्स आपने मूवीज़ में भी देखा होता है कि वो डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ये डेटा किसी और के हाथ ना लगे तो उससे बेहतर है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज नीड इज नॉट अनक्लासिफाइड और पब्लिक मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड एज सच। लेकिन जो डेटा है पब्लिक डेटा है उसे आपने स्पेसिफिकली मार्क करना चाहिए कि ये पब्लिक डेटा है, और जो आपके पास क्लासिफाइड है उसे आप क्लासिफाइड रखें। द मिलिट्री ऑल्सो यूज कलर कोऑर्डिनेटेड कवर शीट्स टू प्रोटेक्ट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होता है कि आपके पास वो लिखा होता है जी क्लासिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियल, या वो रेड टेप फाइल्स होती हैं जो कलर कोड होता है कि जिससे पता चलता है कि जी ये जो फाइल है ना ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपने इसको पब्लिक नहीं करना या इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेके नहीं जाने देना। अच्छा जी। अब यहाँ पर हम क्या करें, क्लासिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग इन्फॉर्मेशन एसेट। ये अगर आपको समझ नहीं आ रही है, हम यही स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? वैसे कर चुके हैं लेकिन हम जस्ट में पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सम ऑर्गेनाइजेशन फर्दर सब डिवाइड द कैटेगरी, टेबल 4.1 में, फॉर एग्जांपल द कैटेगरी ऑफ इंटरनेट कंपोनेंट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सर्वर नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये हम मुख्तलिफ एसेट्स को हम करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी अब वैल्यूएशन करना है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है। अब यहाँ पर हम ज़रा अपनी स्पीड को भी स्लो कर देंगे और हम ये तमाम चीज़ों को अब पढ़ पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया जी? एसेट इवैल्यूएशन से। अच्छा जी, information asset evaluation. To assign a value of information asset for risk assessment purpose, you can pose a number of question and collect your answer on a worksheet like shown in the figure 4.5. ये questions हैं। अच्छा यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं उनकी हम वैल्यू मेंशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम पेपर और पेन लेके या हम अपनी वर्कशीट पे ओवर द सिस्टम एक्सेल शीट पे एसेट का नाम और उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या क्राइटेरिया आता है, उसके लिए क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंफॉर्मेशन एसेट इज द मोस्ट क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हमने ये फाइंड आउट करने के जी हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन एसेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। विच इंफॉर्मेशन एसेट जनरेट्स द मोस्ट रेवेन्यू, कौन सा इंफॉर्मेशन एसेट जो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कैपिटल जनरेट करता है। विच इंफॉर्मेशन जनरेट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। विच इंफॉर्मेशन एसेट वुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टू रिप्लेस, ये भी समझ आ गई। विच इंफॉर्मेशन एसेट वुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टू प्रोटेक्ट, सिक्योरिटी कितनी हमने प्रोटेक्ट करनी है, उस पर क्या हमारी कॉस्ट आएगी उसकी बात की जा रही है। विच इंफॉर्मेशन एसेट would be most exposed to the company to liability or embarrassment if reviewed। जैसे पिछले दिनों ये हुआ था कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट की पब्लिक वेबसाइट थी
उस पे इंडियंस ने हैक करके अपना फ्लैग लगा दिया था। अब ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट का बाइस बनी, ठीक है? तो हमारे पास ये भी है, हमारे पास एक रिस्क असेसमेंट आनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब हम यहाँ पर इवैल्यूएशन फॉर्म्स आ गए। अच्छा, जो आपके हैं जी मिस्टर अब्दुल्ला, आपके जो दूसरे टीचर हैं जो इस कोर्स को लीड कर रहे हैं, आप अपने एलएमएस पे जो अपना ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पेज देखेंगे तो उनने कुछ रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स रखे हैं, ठीक है? बेटे वो आपने रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स खुद फिल अप करने हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, और वो रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स आपके पास सामने इस तरह शो किए गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। सर वो सबमिट भी करना है? नहीं, वो सबमिट नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। तो वो आपने देखा होगा वहाँ पर उन्होंने एक फ़ोल्डर शेयर किया ओके है, सर। वो आप उसको ओपन करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। दूसरा एक डॉक्यूमेंट है, सप्लायर ऑर्डर है, मतलब ये नाम है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा क्लासिफिकेशन की है, ये भी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन ये जो आप थर्ड देखें, यहाँ पर ये सप्लायर हैं, फुलफिलमेंट ऑफ एडवाइस है, लेकिन ये मीडियम है, लेकिन यहाँ पर ये क्रिटिकल है, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है? एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। आपको पता है कि जो आपके पास बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर बनती है फॉर सिक्योर कनेक्शन। फिर ये आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई पड़ी हुई है, ये मीडियम है। इस तरह ये डीएमजी एसेट है, आपको पता है ना, डीमिलिटराइज्ड जोन जो सर्वर होता है, उसके एज राउटर्स हैं, आपके पास होम पेज और कोर साइट है, वो क्रिटिकल है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ये आपके पास आ जाती हैं। तो इस तरह के ये फॉर्म्स हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप मेंशन करते हैं कि जी कौन-कौन सी हमारे पास जो एसेट है उसकी क्या वैल्यूएशन है। अच्छा बेटे, मैं ना अपना ज़ूम सेशन दोबारा ल लॉन्च करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये ज़ूम सेशन थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास जितना टाइम होगा 3 ओ क्लॉक तक हम तमाम काम ख़त्म कर लेंगे। अगर फिर भी हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम एक छोटा-सा ज़ूम सेशन ले लेंगे 10 टू 20 मिनट्स का फ्राइडे को, ताकि हम अपना काम कर सकें, ठीक है? फिर हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है एसेट प्रायोरिटाइज़ेशन। ठीक है? यहाँ पर आप प्रायोरिटी डिफ़ाइन करते हैं कि जी आपके पास एसेट की क्या प्रायोरिटी है, ठीक हो गया? तो इसमें मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप खुद पढ़ें तो आपको बड़ा क्लियर हो कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक हो गया जी? ये टेबल 4.2 है। वंस द इन्वेंटरी एंड वैल्यू असेसमेंट्स आर कंप्लीट, यू कैन प्रायोरिटाइज़ ईच एसेट यूजिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नोन एज़ वेटेड फैक्टर एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपकी रिस्क असेसमेंट हो गई है, ऊपर वाले जो हमने टेबल बनाया, इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने हर एसेट को वैल्यू देनी होगी एक प्रोसेस को, उसमें हम कहते हैं वेटेड, यानी आपने वेट असाइन करना होगा, यानी यू हैव टू असाइन अ नंबर कि जी इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है? इसके क्या मार्क्स आएँगे, जैसे मार्क्स देते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेट। इस तरह हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देंगे, उसका एक फ़ॉर्मूला हम आगे अभी जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बेहतर ये है कि मैं यही ज़ूम सेशन यहाँ पर एंड कर लूँ और फिर हम नेक्स्ट ज़ूम सेशन स्टार्ट करेंगे। बेटे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जॉइन करें कि हमारा ये वाला टॉपिक हो जाए। हम अगर इस टॉपिक की आपको समझ नहीं आएगी तो हम ज़ूम सेशन, दूसरा ज़ूम सेशन लेंथी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? या एक काम करें कि हम इस ज़ूम सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और हम नेक्स्ट ज़ूम सेशन लेते हैं, और उस ज़ूम सेशन में हम ये जो रिमेनिंग काम है वो कर लेते हैं, ठीक है? अपने आप पे प्रेशर नहीं डालते, भाग-भाग के काम नहीं करते। तो बेटे जो सीआर हैं और अली, आप ना कोऑर्डिनेट करें। मैं कुछ और स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके हम कल का टाइम जो है ना, एक 20 मिनट्स का एक छोटा-सा सेशन रखेंगे।